हाँ जुड़वाए जुड़वाए थे काठिया लाइन की नंबर खुलता है क्या? क्या होता है? मेरा भी ग्रुप में छोड़ दीजिएगा। इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाते हुए आप लोग इस बात का ध्यान रखें। अभी भी बहुत सारे साथी देख रहे हैं, 3 लोग बैठे हुए हैं। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूँ, सामने में साथी होकर के बैठे हैं। इस कार्यक्रम का मान सम्मान निश्चित दौरे देना आपके हाथों में है और जो इंटरनेशनल कार्यक्रम है उस बात का आप लोग ध्यान रखें। सेल्फी मत बनाइए, डिस्टर्ब होगा। सभी लोग सेल्फी बनाइएगा, फिर लाइन डिस्टर्ब होगी। लोगों का नाम जो सम्मानित करने वालों की सूची में है। चारूमती राज परिवार से आए अतिथि हमारे हैं। चारूमती राज परिवार से आए अतिथि हमारे हैं, जिनके स्वागत में पूरे भारत से लोग पधारे हैं। जिनके स्वागत में पूरे भारत से लोग पधारे हैं। अरे रिश्ता और मित्रता दोनों संग तो मेरे प्यारे हैं। अरे बुद्ध अशोक का खून रगों में विश्व बंधुत्व के नारे हैं, विश्व बंधुत्व के नारे हैं। इसी क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ आगे से पीछे तक तब तक तालियां बजती रहे कि जब तक हमारे मुख्य अतिथि महोदय, वाह भाई वाह, आप लोग खड़े हो गए। आप लोग, मुझे कहना नहीं पड़ा, हमारी महिलाएं बहनें भी खड़ी हो जा रही हैं अपने अतिथि के सम्मान में। वाह, जोरदार जोरदार तालियां तब तक बजती रहे जब तक हमारे मुख्य अतिथि महोदय अपने मुखार बिंदु से शब्द हमारे लिए देंगे रहे, तब तक तालियां बजती रहेंगी। बहुत खूब तालियां बजती रहे। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों के इस स्वागत के लिए। प्लीज सभी बैठ जाइए। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। बढ़ जाइए आगे, बढ़ जाइए, बढ़ जाइए।
आप लोग गैलरी से बैठ जाइए, गैलरी से बैठ जाइए, प्रयोजन के मुख्य सब लोग गैलरी से बैठिए, आगे बैठिए। आज संविधान जमा हो रहे हैं, हो पा रहे हैं, हमारा जो संबंध बन रहा है, इस सबके पीछे सबसे मुख्य में हमारे तथागत बुद्ध हैं, इसलिए उनका वंदना करना बहुत जरूरी बनता है। हाँ, लिया भाई, हवा लिया। अभी पूर्व वक्ताओं ने बोलने के समय में बहुत से वक्ताएं बहुत जोर से बोले हैं, कुछ भावुक होके बोल नहीं सके, लेकिन हम उनकी भावनाएं समझ सकते हैं। इसलिए मैं भी भावना में बह न जाऊं, क्योंकि मैं इस जन सागर के स्वागत और सद्भाव, भारत और नेपाल के सम्मान में जो स्वागत मिला है मुझे, हम लोगों को, उसमें बह जाने का डर है। इसीलिए मैंने कुछ अपना जो बोलना है वो लिख के लाया हूँ, लेकिन क्योंकि मैं इससे बहक न जाऊँ इसलिए लिख के लाया हूँ, नहीं तो मैं ज्यादातर ऐसे ही बोलता हूँ, लेकिन ये बहकने से बचने के लिए मैंने लिख के लाया हूँ। और लिखते इसमें से कुछ फिर भी मैं इसमें जरूर अपने तरफ से और भी रखूंगा। तो हेलो, आज के इस 4-10 आदमी के लेके जाके खाना बनवाए। 28वां लाठिया महोत्सव के सभा अध्यक्ष जी, इस ओकरे कह देते हैं जा चल तरसन सम्राट कहा अशोक गइले क्लब जे के 150 आदमी खाना बनावे के बाद अध्यक्ष माननीय आ बना के कोनो गाड़ी पर एथी क के लिया के जे झीली किन ले जन्ने उसी किनको तरह में पैक क के 5-5 को पूरी लेके जे चली आबलो यही जब बटवा दे फाइनल। इस लाठिया महोत्सव के और सम्राट अशोक क्लब के एक किस्म के जन्मदाता जगदीप प्रसाद सिंह जी के बेटी और उनके हम लोग नाती कहते हैं, आप लोग यहाँ पौत्र कहते हैं, नाती, मैं नाती ही कहूंगा। ये भी आप इस समारोह में उपस्थित हैं, मैं उनको सादर नमन करता हूँ। इसके बाद इस सभा में उपस्थित हमारे अन्य विशिष्ट अतिथि, जिसमें मैंने माननीय मधु सिंह जी, जो हमारे मैं शायद हम उनको सही कहेंगे तो अच्छा रहेगा, जो हमारे इस समुदाय के लिए, इस विचार के लिए शहादत प्राप्त किए हैं, इसलिए वे राष्ट्रीय शहीद है। उनके शहीद की बेटी जो है उनको मैं सादर नमन करता हूँ। और इसमें इस मंच में आसीन विशिष्ट अतिथि मेरे बिहार के मेरे भाभी जी अनीता साकी जी, बिहार की मेरी भाभी जी हैं, जो महिला प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आए हैं, विशिष्ट अतिथि के रूप में। और यहाँ उपस्थित भांति वहाँ को नमन है मेरा। इसी तरह मंच में आसे इस लाठिया महोत्सव और इस मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का, कहाँ है आप लोग? अध्यक्ष राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश जिला बस में लाठिया महोत्सव का समिति के अध्यक्ष है। बस खुल जाएगा, वहाँ पर लोग रहबे करेंगे, चलो जाएंगे वहाँ पर खाना फिर बनेगा ना। समारोह का आयोजन का नेतृत्व क्या है? शाम का भी कार्यक्रम होता है यहाँ पर, राजूबाद देता हूँ, रात भर होता है। और कौन सभी विशिष्टगण सभी का नाम लेते हूँ तो शायद वो लोग फिर खाना खाकर नहीं आएंगे, अधिक लगेगा, इसलिए मैं सभी को एक ही उसमें
करते हुए अच्छा, तो आप लोग रहेंगे यहाँ पर? नमस्कार करता हूँ। हाँ, तो एक काम कीजिएगा, और मैं अपना ये ओढ़ना ओढ़ना सब है ना, बिछाना उछाना मेरा सब? जो वक्तव्य है ये तो बोलने से पहले पीछे से आप लोग आकर मुझे यहाँ जिस बैठिए वहाँ पर, लेकिन फिर से आप लोग आकर के यहाँ बैठ बिहार जाइए। से भेजा गया है, क्योंकि मैं एक निमित्त नायक हूँ। वास्तव में नायक तो हमारे तथागत बुद्ध है, उसके बाद सम्राट अशोक है, उसके बाद हमारे पूर्वज सारमती और देवपाल है। उस सारमती और देवपाल ने जो बिहार बनाया था, उस बिहार में अभी भी कुछ देवपाल नाम रहा है। नियम जो बुद्ध ने हमने अपने संघ के लिखे लिए थे बनाए थे, नगेंद्र जी, का नियम अभी वो भी खोज रहे हैं एकदम हम कम लोग आप फॉलो करते हैं। लेकिन और उनमें उसी दम के है। नाते हमको जब ये निमंत्रणा पत्र मिला था, तो इसका आधिकारिक निमंत्रणा के लिए यहाँ के सम्राट अशोक क्लब के पदाधिकारी लोग पधारे थे वहाँ, और आप लोगों के निमंत्रणा के जवाब में हमारे बिहार के प्रमुख, बिहार हमारे बिहार में प्रवचन में जो पहले होता है उनको हम थकाली कहते हैं। थकाली का मतलब कुल का प्रमुख। हम उस मीटिंग में उनके साथ मुलाकात नहीं करा सके क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन उनका संदेश लेके आए हैं, और मैं ये संदेश मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ हस्तांतरण कर रहा हूँ। ये हमारे सारमती बिहार के थकाली की तरफ से हमको यहाँ भेजे जाने का संदेश है, जो मैं सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दीनानाथ मौर्य जी को ये हस्तांतरण कर रहा हूँ। और मैं ये हमारे सरकारी पूर्णा साकी जी की तरफ से आपको दे रहा हूँ, तो उन्हीं के आदेश से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। तो मैं आगे जाने का अब समय लेता हूँ। एक बार फिर नमो बुद्धाय। यह लाठिया महोत्सव सभा के अध्यक्ष जी, मंच में आसीन प्रतिष्ठित मान्यवरों, सम्राट अशोक क्लब के पदाधिकारियों तथा सदस्यों, अन्यगणों, उपस्थित मेरे प्रिय बंधु बांधव, ये जो आज इस समारोह में उपस्थित हमारे बंधु बांधव हैं, क्योंकि हम सभी तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं। शाक्य, मौर्य जो भी यहाँ है, सभी हम बंधु बांधव है, इसलिए मैं आप सभी को भाई बहनों की तरह संबोधन करना उचित समझूंगा। सभी को नमस्कार है। मैं परमानंद शाक्य नेपाल से आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज इस शुभ अवसर पर मैं नेपाल के प्राचीन साबरमती बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ उपस्थित होकर अत्यंत गर्वित, आनंदित और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। यह लाठिया महोत्सव जो अशोक स्तंभ स्मृति में मनाया जा रहा है, एक ऐतिहासिक गौरव और आध्यात्मिक महत्व का प्रतीक है। इसमें कुछ मैं ऐड करना चाहूँगा। जैसे विद्वान सच्चिदानंद जी ने कुछ देर पहले बताया, इसी जगह में इस लाठिया का नाम कुछ और था, और इसको अशोक का लाठ न मान के कुछ और माना जाता था। उसी तरह नेपाल में भी जिस बिहार में हम रह रहे हैं, उस बिहार को हम लोग तो साबरमती बिहार कहते हैं, लेकिन विभिन्न कालखंड में उसको विभिन्न नामों से भी जाना जाता था, क्योंकि विभिन्न 2300 वर्ष में उसका शायद कईयों बार जीर्णोद्धार हुआ। क्योंकि आप जानते हैं नेपाल बिहार ये क्षेत्र भूकंपीय दृष्टि से बहुत जोखिमपूर्ण क्षेत्र है, और हर एक 180 वर्ष में बहुत बड़ा बड़ा भूकंप जाता है। आप लोगों को मालूम है 2015 में नेपाल में बहुत बड़ा भूकंप गया था, उसमें बहुत से धरोहर ध्वस्त हुए थे। ऐसे ही बहुत भूकंपों में बहुत से धरोहर ध्वस्त होने के बाद जब जो राजा और जो शासन के समय में वो बिहार का निर्माण करते थे, उन राजाओं का भी कुछ नाम जोड़ा जाता था उसमें। इसीलिए उसमें कभी अंशुवर्मा विश्वकालिक राजा थे, उनके नाम भी जोड़ा था। अंशुवर्मा महादिया भी कहा जाता रहा, कभी राज बिहार भी कहा जाता रहा, क्योंकि किसी राजा ने उसको जीर्णोद्धार करते समय उसको
मदद की रही होगी। सामान लेके जा रहे हैं। उसको स्वर्णपुर बिहार भी कहा जाता कौन कौन लोग हैं? क्योंकि जो बिहार जिस जगह में है उस तीन जगह चार को पहले पाँच लोग हैं ना? महाराज जो चारुमती के पति थे उन्होंने बनाया। हाँ? इससे उस क्षेत्र का नाम देवपतन रहा। अच्छा, तो वो लोग लेकिन जा रहे उसके हैं बाद देखने के लिए वो वहाँ बहुत पर। इतना सुंदर हुआ कि उस शहर को स्वर्णपुर कहा जाना लगा था। अभी ठीक तक है, में हम ठीक लोग उसको सुवर्णपुर नगरी कहते हैं और उस सुवर्णपुर नगरी का एक प्रमुख बिहार होने के नाते उसको सुवर्णपुर महाबिहार भी कहा जाता है। इसलिए इसको इतिहास को जोड़ना जरूरी होता है, ऐसा मुझे लगता है। यह लाठिया महोत्सव के इस पावन आयोजन में आपके द्वारा मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करना हमारे बड़ी सम्मान की बात है। इस महोत्सव के माध्यम से हम न केवल हमारे पूर्वजों की महान विरासत को समझौते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गौरवशाली सशक्त संदेश भी प्रेषित करते हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि यह महोत्सव हम सभी के लिए शांति, सद्भाव, भाईचारे और एकता का प्रतीक बने। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में आयोजित इस कार्यक्रम में सम्राट अशोक क्लब द्वारा शाक्य और मौर्य वंशजों की यह साझा पहल इतिहास के पन्नों में उभर कर आज के समकालीन संदर्भ में अपनी गहराई और महत्व दर्शाती है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, मैं मौर्य सम्राट अशोक की पुत्री चारुमती जो शाक्य राजा देवपाल का वंशज हूँ। आज मैं अपनी पत्नी जो यहाँ उपस्थित है शोभा शाक्य और हमारे भाभी जी अनिता शाक्य, हेलो, उनके पति रत्न शाक्य, हेलो, इसी तरह हमारे भाई युजमान शाक्य और भाभी सुनीता शाक्य यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज मैं अपने परिवार के साथ उपस्थित हुआ हूँ। हम सभी आपके इस आमंत्रण के लिए हृदय से आभारी हैं। मैं इस अवसर को चारुमती बिहार और सम्राट अशोक क्लब के बीच एक मजबूत भातृत्वपूर्ण संबंध की शुरुआत के रूप में देखता हूँ। हमारे ऐतिहासिक संबंधों को साझा करने और भविष्य में साथ मिलकर कार्य करने की इस पहल के लिए सम्राट अशोक क्लब का विशेष रूप से धन्यवाद है। मेरे पूर्वज महान सम्राट अशोक की पुत्री चारुमती और उनके पति शाक्य राजा और क्षत्रिय राजा देवपाल के वंशज होने के नाते इस ऐतिहासिक धरोहर के प्रति मेरी भावनाएं अत्यंत गहरी हैं। चारुमती बिहार जो काठमांडू नेपाल में स्थित है, बौद्ध धर्म और संस्कृति का एक जीवंत केंद्र रहा है। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। आप लोग जानते ही हैं, बुद्ध के समय में विभिन्न राजाओं ने, बिंबिसार ने, बाद में अजातशत्रु ने, विभिन्न राजाओं ने बहुत से और उस वक्त के बहुत से धनाढ्य व्यक्तियों ने आम्रपाली और जैसे देश ऐसे बहुत से बिहार बनवाए गए। उसी तरह नेपाल में भी जब बुद्ध धर्म का विस्तार हुआ तो वहाँ भी बहुत से बिहार बने हैं, लेकिन उनमें से आप लोगों को पता है यहाँ भारत में रहे हुए बहुत से बिहार, नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी, ये बिहार आज खंडर के रूप में, उनके भौतिक अस्तित्व खंडर के रूप में है, उनका इतिहास ही हमको मालूम है। लेकिन हमारे नेपाल में जो बिहार है उनको हम लोगों ने अभी तक जीवंत रखा है, उनने अभी तक अपने खंडर को हमें नहीं किया है। उसके पीछे कुछ कारण है, उसके पीछे हमारे यहाँ एक प्रणाली विकास हुआ है। वो प्रणाली भी बुद्ध के वचन के अनुसार, बुद्ध के शिक्षा के अनुसार ही विकास हुआ है। आप लोग को पता होगा बुद्ध ने जब ऋषियों को कैसे संगठित रहना है ऐसा जो सूत्र दिया था, 7 महत्वपूर्ण सूत्र, उसी के अनुसार हम लोग संघ में रहते हैं और संघ का निर्णय पालन करके ही हम जाते हैं संघ। इसीलिए हमने अपने वचन ये अपने वक्तव्य से पहले हमारे संघ नायक, उस समय के संघ नायक जो हमारे ठाकुर कहते हैं, हम ज्येष्ठ मेंबर हैं, उनके पत्र के साथ
दास्तान नबी के साथ सुलह किया, हम उनको हमारे लीडर मानते हैं। वो उसी कारण हमारे यहाँ बिहारों का अस्तित्व जीवित रहा है। और ये हमारे बिहार के पीछे एक दूसरा भी कारण है। बिहार के पीछे बिहार को सुरक्षित रखने के लिए कुछ जगह जमीन का सपोर्ट भी रहा था। उसी सपोर्ट के कारण भी ये बिहार जो हमारे बिहार, सिर्फ हमारे बिहार नहीं और भी बहुत सारे बिहार है, वो भी अभी तक सुरक्षित रहने का पीछे, उसके पीछे जो आर्थिक मदद, आर्थिक जो सपोर्ट है वो नेपाल में रहा है। इसीलिए वहाँ बिहारों का अभी तक जीवंत रहना संभव हुआ है। मैं चारुमती और नेपाल का वंशज होने के नाते उनके द्वारा निर्मित बिहारों और स्तूपों के बारे में बताना चाहूँगा। बहुत छोटकरी में संक्षेप में बताना चाहूँगा। चारुमती बिहार, जिसे आज काठमांडू में देखा जा सकते हैं, उनके द्वारा निर्मित एक पवित्र बौद्ध स्थल है। यहाँ उनके 2 पुत्रों की प्रवेश के लिए बिहार का निर्माण किया गया था, ऐसा हमारे ताम्रपत्र में भी लिखा है और हम उसी के माध्यम से अभी भी प्रवेश के नियम पालन करते हैं। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। प्रवज्या, आप लोग शायद बहुत को मालूम हो, बहुत प्रवज्या यानी बुद्ध धर्म में प्रवेश करने का रीति, ये शुरुआत रीति है। और मुख्य भक्ति लोग, भिक्षु लोग इसमें प्रवज्या लेके संघ में रहते हैं। लेकिन हमारे नेपाल में बुद्ध धर्म ऐसे विकास हुआ है जहाँ परिवार लोग के जो गेरू वस्त्र पहन के नहीं रहते हैं, परिवार लोग प्रवचन लेते हैं। प्रवचन लेने के बाद ही उस बिहार का मेंबर बन सकते हैं। और उस बिहार में सिर्फ एक बिहार के कुल के जो आदमी रहते हैं, बेटे लोग, वही प्रवचन ले सकते हैं। जैसे हमारे चारुमती बिहार में अभी 23 जवान वहाँ के मेंबर हैं। होने के लिए तो 150 से ज्यादा लोग हैं वहाँ, लेकिन उनमें से जो प्रवचन ले चुके हैं उनका 23 जवान है। और इनमें प्रवचन लेने का नियम भांतियों का जैसा है वैसा है। लेकिन जैसे उम्र में यदि कोई मुझसे छोटा आदमी, मुझसे छोटा भाई मुझसे पहले प्रवचन किया तो मैं उनको अपना सीनियर मानना पड़ता है। जैसे संघ में होता है, वो नियम अभी तक वहाँ है, जो प्रवचन का नियम अभी तक है। और उसका रिकॉर्ड हमारे पास रहता है। रिकॉर्ड रखने के लिए अपने दूसरे एक बिहार में रखने का चलन है। वो बिहार का स्तंभ वही कहते हैं, जो विक्रमशिला बिहार का एक्सटेंशन है। वहाँ उसको विक्रमशिला बिहार भी कहा जाता था। यहाँ का विक्रमशिला बिहार में से अतिशय विद्वान अतिशय जब नेपाल होके तिब्बत में गए थे, उन्होंने वहाँ एक बिहार बनवाया था। उस बिहार में वो रिकॉर्ड का व्यवस्था बाद में उसमें रहने लगा है। इस बिहार में यहाँ उनके 2 पुत्रों का प्रवचन के लिए बिहार का निर्माण किया गया था, ऐसा ताम्रपत्र में वर्णन है। और उसी नियम का हम लोग पालन कर रहे हैं। और चारुमती और नेपाल के 2 बेटे और एक बेटी को वहाँ कुमारी नाम से, कुमारी देवता, कुमारी माता और कुमारी मतलब जिनका जो अभी तक कुमारी रहा है, उसको कुमारी के रूप में मानने का शुरुआत वहाँ हुआ था। और अभी नेपाल में कुमारी का चलन शाक्य की बेटी को ही किया जाता है और किसी के भी लड़कियों को वो नहीं हो सकता है। शाक्य की बेटी ही कुमारी बन सकती है और कुमारी जीवित देवी के रूप में पूजित होता है, जिनको वहाँ के राजा होते समय राजा भी उनको प्रणाम करने के लिए जाते थे। और अभी राष्ट्रपति है, अभी हम राष्ट्रपति शासन में, राष्ट्रपति में के चलन में और राष्ट्रपति में अभी कुमारी को अभी सम्मान पूजा करने को जाते हैं। और जो राष्ट्रीय कुमारी जो रहा है वो शाक्य की बेटी होती है। लेकिन किसी यदि वो राष्ट्रीय कुमारी का देहांत हो गया और दूसरी कुमारी का चयन होने में टाइम लग रहा है, तो उस समय हमारे बिहार की कुमारी को ले जाके वहाँ रखने का चलन। और इसी तरह चारुमती
ने चारमती बिहार सिर्फ चारमती बिहार नहीं, उसी के साथ एक चैत्य भी बनवाया था। उस चैत्य का नाम हम लोग कुछ समय पहले तक हम लोग उसको धंधो चैत्य कह के पहचानते थे, लेकिन हम लोग उसको चारमती चैत्य भी कहते थे, लेकिन उसका प्रमाण नहीं मिल रहा था। करीब 20-25 वर्ष पहले वो स्तूप जीर्णोद्धार करते समय वहां से 2 ऐसे ईंटें निकले हैं जिसमें ब्राह्मी लिपि में चारुवती थुप करके लिखा हुआ प्रमाण मिला है। इससे इस प्रमाण में कुछ समय पहले वक्ताओं ने बताया, जैसे यहाँ का विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उसको प्रमाण माना है। ये चारुमती ने बनवाया हुआ स्तूप है। और चारुमती ने अपने बेटों के प्रबंध के लिए चारुमती बिहार बनवाया था, लेकिन कुछ समय भिक्षुणियों का भी कम होने का व्यवस्था था, क्योंकि वो बुद्ध के समय से 200-300 वर्ष के समय का था, क्योंकि उस समय तक भिक्षुणियां भी होती थी। और भिक्षुणियों के रखने के लिए लगभग 500 भिक्षुणियों के रखने के लिए दूसरा एक बिहार भी बनवाया था। और हमारी भाषा में, नेवारी भाषा में बेटी को मैजू कहते हैं, इसलिए वो उस बिहार में भिक्षुणी को रखा जाता था। उस बिहार को मैजू बहार कहते थे। वो मैजू बहार का, लेकिन जैसे भिक्षुणियों का चलन का अंत हुआ, ये उसको संभालने वाला कोई भी नहीं रहा, इसलिए उस बिहार का मैजू बिहार बहाल और मैजू बिहार का अभी भौतिक अस्तित्व बाकी नहीं है वहाँ। लेकिन उस जगह जिस जगह में वो बिहार रहा करता था, उस जगह का नाम अभी तक भी मैजू बहार है। इससे हमको पता चलता है उस समय वहाँ भिक्षुणी का बिहार जो चारुमती ने बनवाया था वो रहा था। इसी तरह जिस तरह हमारे चारुमती बिहार के नाम से उस क्षेत्र का नाम चारुमती बिहार को हमारे वहाँ के लोकल भाषा में चा बहिल भी कहते हैं। चा बहिल, चारुमती ने बनाया हुआ बहिल। हमारे वहाँ बहिल और बही करके 2 तरह के ऐसे संघ होते हैं, जिसमें से ये बही है तो इसको चा बही और चा बहिल कहते हैं। इसलिए उस पूरे क्षेत्र का नाम ही चाबेल रहा है। इसलिए हम जहाँ रहते हैं उस काठमांडू के अंदर चाबहिल है। वो चाबहिल का नाम भी हमारे बिहार चारुमती बिहार अथवा चाबहिल से बना हुआ है। मैं गौरव के साथ यहाँ रखना चाहता हूँ। पिछले कुछ दशकों में मैंने जो बताया, स्तूप और बिहार के निर्माण के दौरान कई प्राचीन कलाकृतियाँ और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। कई सारे इतिहास के पन्नों और हमारी बिहार में सुरक्षित ताम्रपत्र में चारुमती और नेपाल के संबंधों का विवरण मिलता है। हमारे पास उपलब्ध ताम्रपत्रों में चारुमती बिहार के निर्माण और 2 राजकुमारों के प्रबंधन और उस बिहार की देखभाल तथा वहाँ की प्रशस्त कृषि योग्य भूमि रखी जाने की विस्तार से ताम्रपत्र को पढ़ने जी का लगभग भेजना वहाँ का चेक करेंगे पूजा के लिए स्नान जमीन, सरसफाई के लिए ऐसा लिखा हुआ। संजय जी, राजेश जी के पास जाइए तो आप सभी को ज्ञात होगा कि शाक्य मौर्य और कोलिया बुद्ध के रक्त संबंधी होने के नाते बौद्ध धर्म और के प्राचीन अनुयायी हैं। इस परंपरा का इतिहास कपिलवस्तु की धरती से जुड़ा हुआ है। आप सभी को मालूम है बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु, बुद्ध का राजधानी कपिलवस्तु था और जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसलिए हम सभी उससे किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। वहाँ तथागत बुद्ध के समय में ही कौशल के राजा विरुद्ध के आक्रमण से हुए रक्तपात के कारण शाक्य और कोलियों को अपना मूल स्थान छोड़ना पड़ा था। इस त्रासदी में हजारों शाक्य मारे गए, जबकि कईयों की अपनी जान बचाने के लिए कपिलवस्तु से बाहर पलायन करना पड़ा था। ये आप लोग को पता ही है। उसी में से कई शाक्य और कोली परिवार काठमांडू की धरती, जिसको हम लोग आज काठमांडू वैली कहते हैं, काठमांडू की धरती में शरण ली और बौद्ध धर्म का अभ्यास किया। इसका मतलब शाक्य और कोलिया, कुछ शाक्य और कोलिया उसी समय बुद्ध के समय में ही काठमांडू वैली में प्रवेश कर चुके थे। यहाँ जो जीवनदीप मौर्य जी ने हमको एक्सप्लेन करते आते थे, कुछ पोस्टर दिखाए थे, उसमें कैसे किस जगह में दक्षिण कोलेग्राम और उत्तर कोलेग्राम बना था वो भी उल्लेख हुआ है। इसलिए मैं आपको उनको देखेंगे मैं अनुरोध करता हूँ।
तो उसमें शरण काठमांडू वैली में साकी और मौर्य का वहाँ जाना हुआ था और उन्होंने बौद्ध धर्म का अभ्यास किया था। उन्होंने वहाँ पहले से रह रहे किरात लोगों के साथ मिलकर नेवार समुदाय का निर्माण किया। वहाँ कुछ पहले से किरात लोग रहते थे, उनके साथ मिलकर वहाँ का एक विशिष्ट समुदाय बना, उसको नेवार कहते हैं अभी, जिसमें चित्र तथा मूर्तिकला, वास्तुकला, संगीत और कृषि क्रियाकलाप में सम्मिलित नेवार संस्कृति का विकास हुआ। उन्होंने नेपाल में कई बौद्ध विहार और स्तूपों का निर्माण किया। ये भी आप लोगों को पता है। शाक्यों ने भी निर्माण किया। जब सम्राट अशोक वहाँ गए थे तो उन्होंने बनाया हुए 4 स्तूप अभी भी वहाँ अशोक स्तूप के नाम से ही जाना जाता है। वो अभी तक हुए है। उसको जिस शहर को अशोक ने बसाया था उसको अशोक पतन, और जिस शहर को दारूमती और देवपाल ने बसाया था उसको देवपतन कहते हैं। और देवपतन ही आज पशुपति क्षेत्र के नजदीक का शहर है और 4 ताबिल के नजदीक है। नेपाल में बौद्ध समुदाय में जो आगे बताया था उसका कुछ प्रेरणा में यहाँ भी क्या हो। नेपाल में बौद्ध समुदाय को एकजुट और संगठित रखने में गोष्ठी प्रणाली एक प्रणाली होता है। गोष्ठी प्रणाली जो बाद में हम लोग उसको पुथी प्रणाली का, हमारी भाषा में उसको पुथी प्रणाली कहते हैं, के रूप में विकसित हुई। इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यह प्रणाली धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से 2500 वर्ष से अधिक वर्षों से बौद्ध समुदाय को संगठित रख रही है। इसीलिए आज तक वो बिहार अभी तक सुरक्षित है। मध्यकालीन काल में बौद्ध धर्म को दबाने के प्रयास के बावजूद गुठी प्रणाली के कारण नेपाल में बौद्ध धर्म सुरक्षित और जीवित रह सका है। क्योंकि मध्यकाल में जब बहुत सारे दूसरे राजा आए उन्होंने बौद्ध धर्म को दबाने का प्रयास किया, लेकिन हमारी गुठी प्रणाली इतना सशक्त था, उनके दबाने के बावजूद कई जगह जमीन हमसे उन्होंने दी, लेकिन इसके बाद भी हमारा बिहार अभी तक सुरक्षित रहा है। ऐसा बिहार प्रणाली गुठी प्रणाली अभी तक चल रहा है। बौद्ध धर्म ने महासंघ से महायान और फिर नेपाल और तिब्बत में बाजुयान का उत्तर बौद्ध धर्म के रूप में अनेक अनुकूलन और संशोधनों का अनुभव किया। इस संशोधन ने हिमालय बौद्ध धर्म में विभिन्न बौद्ध देवताओं का मूर्ति, भित्ति चित्र और मूर्ति कला को जन्म दिया। आप लोग जानते हैं थेरवादी बौद्ध लोग देवी देवताओं का मूर्ति नहीं बनाते, लेकिन महायान और बाजुयान में करके बोधिसत्व का जो हट आया, उसके बाद बोधिसत्व का जन्म हुआ। बोधिसत्व का विचार आया, उस बोधिसत्व को मूर्ति के रूप में दर्शाने का परंपरा चला और मूर्तियां चित्रकला करनी शुरू हुई। इसी कारण वहाँ हम लोग तारा, लोकेश्वर ऐसा मूर्ति हम देख सकते हैं। एक बहुत समृद्ध किस्म का कलाकृति, चित्रकला और मूर्ति कला का विकास हुआ उसके बाद। हालांकि बौद्ध धर्म काठमांडू उपत्यका से अधिक धार्मिक सांस्कृतिक विरासत के रूप में जीवित है, परंतु इसका मुख्य सार भुलाया नहीं गया है। हम सभी जानते हैं, हम लोग भी ये मानते हैं, हम लोग जो बुद्ध का शिक्षा है उसको उसी रूप में आज बहुत जैसे थेरवादी लोग मानते हैं वैसे नहीं मान रहे। बहुत से उसमें विसर्जन हो चुका है, बहुत से उसमें फेरबदल हो चुका है। लेकिन जो बुद्ध का जो प्रमुख शिक्षा है, चार आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, त्रिलक्षण और चतुर ब्रह्म विहार का जो हट है वो हम लोग अभी भी उसी को फॉलो करके चल रहे हैं। महाराजा देवपाल द्वारा शासित और विकसित की हुई नगर क्षेत्र को आज भी देवपतन के नाम से जाना जाता है और वर्तमान में प्रसिद्ध पशुपति मंदिर क्षेत्र के निकट स्थित है। वहाँ प्राप्त राज्य संबंधी शिलालेख और प्रमाण इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह स्थान प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण राजधानी थी। दारूमती बिहार का निर्माण इस राजधानी से लगभग 1 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में किया गया था। यहाँ भी मैं कुछ जोड़ना चाहूंगा। जिस जगह में राजधानी था उस जगह को देवपतन कहते हैं, और जिस जगह में दारूमती बिहार है, दो
जगहों का डिस्टेंस 1 किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर का। और ऐसा होना क्यों जरूरी था, क्योंकि उस समय भिक्षु लोग जब बिहार में रहते थे तो उनको अध्ययन करने का, ध्यान करने के लिए शांति जगह चाहिए, और उनको भिक्षाटन के लिए 1 किलोमीटर के अंदर में शहर के होना आवश्यकता। इसलिए 1 किलोमीटर की दूरी में राजधानी से 1 किलोमीटर की दूरी में बिहार बनवाया गया था। लेकिन अभी तो ये पूरा शहर बन चुका है। लेकिन यदि 100 वर्ष पीछे चलेंगे तो ये राजधानी और बिहार के डिस्टेंस लगभग 1 किलोमीटर का है।